हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक देख लिया था किसका, कैथोड रेज का। छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको और बता देता हूँ। देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं E/m फॉर ऑल गैसेस, कोई भी गैस ले लो, तो आप देखोगे ना, अगर हम बात करें, अगर वो आयोनाइज होगा तो यहाँ देखो एक ही इलेक्ट्रॉन तो दे रहा है। जैसे मैं बात करूँ, सोडियम है, सोडियम प्लस में गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज किया। अरे हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन में गया, तो ये बार बार वन इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहा है ना बाहर। बेटा बोलिए, वन इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहा है ना, तो E/m जो होगा, मतलब मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन अपॉन चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ये सबके लिए सेम होगा। मतलब स्पेसिफिक जो चार्ज होगा E/m फॉर कैथोड रे, वो कोई भी गैस हो सबके लिए चेंज होगा, मतलब सेम होगा, सॉरी चेंज नहीं होगा, सेम होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब हम यही बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ एनोड की। किसकी बात करें बेटा? डिस्कवरी ऑफ एनोड की बात करें। तो आप देखोगे, थोड़ी सी मेरी बात समझोगे। डिस्कवरी ऑफ एनोड कैसे हुआ? देखो ना यहाँ पे कि जिस समय हाइड्रोजन को हमने पास किया होगा, मतलब इधर देखो हाइड्रोजन है, हाई वोल्टेज लो प्रेशर पे हाइड्रोजन प्लस में प्लस एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ ना, तो यहाँ तो एक आपको ये रेज मिल गया होगा जिसको हमने बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया, और एक हाइड्रोजन प्लस भी तो मिला होगा, H प्लस भी तो मिला होगा, और H प्लस किधर मूव कर रहा होगा? बोलो भाई, ये मूव कर रहा होगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड। मीन्स ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूवमेंट हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? देख लो, आप कोई सा भी एग्जांपल ले लो, सोडियम से सोडियम प्लस होगा तो ये तो किधर जाएगा? ये एनोड की तरफ जाएगा, और ये किधर जाएगा? कैथोड की तरफ। मतलब जो भी हम एक्सपेरिमेंट हमने जूलियस प्लकर का हुआ, इस एक्सपेरिमेंट से ही हमको एनोड की भी डिस्कवरी मिल जाएगी। आ रही है आपको बात समझ में कि नहीं आ रही है? बोलो बेटा। मतलब ये जो डिस्कवरी है, इस डिस्कवरी में हम जूलियस प्लकर के ही डिस्कवरी से एनोड को भी हम डिस्कवर कर सकते हैं। सिर्फ क्या डिफरेंसेस हैं? जो आयंस बना वो आयंस एनोड की तरह से एक्ट करेगा, जो रेज निकले, इलेक्ट्रॉन निकला, वो कैथोड की तरह से कर रहा होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ पॉइंट्स मैं क्लियर करता हूँ। पहला क्या बात है कि जो डिस्कवरी का प्रोसेस था फॉर कैथोड, वही प्रोसेस होगा एनोड के लिए भी। सिर्फ यहाँ पे जो डिफरेंसेस होंगे, उन डिफरेंसेस के मैं बारे में डिस्कस करूँगा। पहले आप इस पॉइंट को आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। क्या डिफरेंसेस हैं, मैं उस डिफरेंस को बता देता हूँ। डिफरेंस क्या है लिखोगे। पहला डिफरेंस ये है, अगर मैं एनोड और कैथोड में डिफरेंस सिर्फ बता दूँ, तो जो एनोड का केस है, एनोड के केस में आपको जो रेज होगा डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहला बात। दूसरा, स्पेसिफिक चार्ज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। ये पॉइंट बस जान लोगे। जो स्पेसिफिक चार्ज होगा वो डिफरेंट होगा किसके लिए? डिफरेंट गैसेस के लिए। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं स्पेसिफिक चार्ज की बात करूं, तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? चार्ज अपॉन मास। बोलो भाई। अब यहाँ पे देखो, जैसे सोडियम के केस में हम लोग लें तो देखो ना, चार्ज कितना है? 1+। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सब लोग देखो इधर बोर्ड की तरफ, 1+ चार्ज है ना। और अगर मैं मास की बात करूं तो सोडियम का मास होगा। क्लियर हो गया? अगर मैं हाइड्रोजन का केस लूं तो चार्ज कितना है? 1 पॉजिटिव, और मास किसका होगा? हाइड्रोजन का होगा। तो मास तो गैस के लिए अलग अलग हो रहा है ना, वेरी कर रहा है। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मास वेरी कर रहा है तो मास के वेरिएशन की वजह से जो स्पेसिफिक चार्ज होगा फॉर द एनोड रेज, ये सब गैसेस के लिए सेम नहीं होगा। दीज टू मेजर डिफरेंस बिटवीन द डिस्कवरी ऑफ एनोड एंड कैथोड, इनको आपको याद रखना है। ये आपको पॉइंट क्लियर होने चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए भाई, ये आपको क्लियर हो गया?
लिख लो बेटा, इसको ध्यान से देख लो सभी लोग, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नोट कर लो सभी लोग, नोट करिए, ये पॉइंट को नोट करना है आपको। तो नोट्स के बिना तो कुछ है नहीं, नथिंग इज़ पॉसिबल विदाउट नोट इन केमिस्ट्री। मतलब आपको नोट्स बहुत अच्छे से बनाना है, नोट्स को बहुत अच्छे से स्टडी करना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलिए, क्लियर हो गया? बोलिए। तो एनोड की भी डिस्कवरी हमने जान लिया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एनोड की डिस्कवरी भी हमने जान लिया। जस्ट इस जूलियस प्रकर के एक्सपेरिमेंट से हम एनोड की भी डिस्कवरी कर सकते हैं। अब हम लोग मूव करेंगे थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स की तरफ। थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स की तरफ हम लोग मूव करेंगे। मेरा जो टारगेट है वो टारगेट ये है कि हम डिस्कवरी ऑफ ऑल फंडामेंटल पार्टिकल्स को आज हम लोग कवर करें। वैसे मैं आपको बता दूं, ऐसा मानना है कि लगभग 15 to 16 सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से हमें 3 के बारे में इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए हम उनको फंडामेंटल कहते हैं। कुछ ऐसे और भी पार्टिकल्स हैं जैसे मीजॉन है, पॉजिट्रॉन है, एंट्रियो न्यूट्रियॉन है, ऐसे कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स और भी हैं जिनके बारे में हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से उनको हम डिस्कस नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पढ़ाने का जो सीक्वेंस है मैं आपको बता दूँ, ये 1932 में इतना लेट डिस्कवरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है वो 1932 में है ना। 1932 में ये न्यूट्रॉन को किसने, जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। किसने? जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया। और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन वाज लेट ड्यू टू इट्स न्यूट्रल इन नेचर। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थी ये लेट थी, इसका एक रीज़न था क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल नेचर का था, पता नहीं चला। तो एक इंटरेस्टिंग कहानी हम लोग जान लेते हैं इससे रिलेटेड। एक कहानी आप जान लो। कहानी क्या है? ये बेसिकली इसको डेवलप होने के पीछे का एक थीम है। बेसिकली 1920 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अपना एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था, उसको हम लोग जस्ट पढ़ेंगे। लेकिन अब सीक्वेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब इसलिए हो रहा है क्योंकि 1932 में आके जूलियस प्रकर का जो एक्सपेरिमेंट था 1859 में था। अब आप 1859 मतलब 60, 40 और इधर 30, मतलब लगभग आप मान के चलो कि 74 ईयर तक हमें न्यूट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो न्यूट्रॉन के बारे में इसलिए नहीं पता चला क्योंकि ये न्यूट्रल नेचर का था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हुआ क्या था कि रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया कि एटम जो भी है, ठीक है ना, उसके अंदर एक कोई ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल्स और प्रेजेंट है जो कि न्यूट्रल नेचर का है, ठीक है ना। मतलब उसके पास एक मास है बट उस पर चार्ज क्या है, न्यूट्रल है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनके एक्सपेरिमेंट में जब न्यूक्लियस का वेट कैलकुलेट कर रहे थे वो और सारे डेटा का जब कैलकुलेशन कर रहे थे तो उनको बहुत सारे डिफरेंसेस पता चला। मतलब रदरफोर्ड ने पहली बार ये सजेस्ट किया कि एक न्यूट्रल नेचर का फंडामेंटल पार्टिकल और एग्जिस्ट करता है, जिसको जेम्स चैडविक ने क्या किया बेटा, डिस्कवर किया। जेम्स चैडविक ने क्या किया? जेम्स चैडविक ने बेसिकली बम्बार्डमेंट कराया। क्या कराया? बम्बार्डमेंट। अगर मैं बात करूं तो ये कहानी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं जो हमारा टारगेट है उसको। क्या कह रहा था कि जेम्स चैडविक ने बेसिकली लिथियम और बेरिलियम पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लिथियम और बेरिलियम पे बम्बार्डमेंट कराया। समझ में आ रहा है? कैसे कराया मैं बताता हूँ आपको। यहाँ देखोगे ये लिथियम है, ठीक है, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स है, ये अल्फ़ा है और ये लिथियम है। ये इसके ऊपर अटैक करा। अटैक के बाद ये दो पार्ट में टूट गया। अटैक के बाद ये दो पार्ट में टूट गया। एक पार्ट कुछ ऐसा था और एक दूसरा पार्ट ये छोटा सा मिला इस तरह से। मैं बताऊं, अल्फ़ा 24, लिथियम 37,
हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 7। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये बेसिकली आपको मैं बताऊं बोरॉन 510 में कन्वर्ट हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बोरॉन 510 में कन्वर्ट हुआ, कैसे कन्वर्ट हुआ थोड़ा सीधा देखो बोर्ड की तरफ। देखो जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो हीलियम लाइक एटम होते हैं, 2,4 हीलियम भी होता है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, मतलब ये अल्फ़ा और लिथियम के साथ अटैक किया। तो यहाँ देखोगे 3 + 2 5, यहाँ देखोगे 7 + 4 11 होना चाहिए, लेकिन है कितना 10। मतलब यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? न्यूट्रॉन। नीचे तो 0 आएगा लेकिन ऊपर 1 यूनिट का मास लेके आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट है। समझ में आ गया? अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ तो हम लोग बेरिलियम ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसे लिखोगे, हम लोग बेरिलियम ले सकते हैं, ये बेरिलियम है, इसके ऊपर फिर से अल्फ़ा पार्टिकल इस तरह से अटैक किया, उसके बाद ये 2 एटम में टूट जाएगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। फिर से देखो इधर ध्यान से, बेसिकली ये क्या होगा? अल्फ़ा पार्टिकल 2,4 होगा, ये क्या होगा? बेरिलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 9 होगा, और यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन 612 फॉर्म होगा, और यहाँ पे बनेगा, आप देख लो यहाँ पे बनेगा N01। मीन्स हमने क्या देखा? हमने क्या देखा कि व्हेन चैडविक वाज बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स एट बेरिलियम एंड लिथियम एटम देन इट प्रोड्यूसेस न्यूट्रॉन्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए क्लियर हो गया? तो इसको नोट कर लोगे, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को लिखोगे, व्हेन अल्फा पार्टिकल्स आर बम्बार्डेड, नोट करो सभी लोग, व्हेन अल्फा पार्टिकल्स आर बम्बार्डेड एट lithium and beryllium atom, then neutrons are produces, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्या हुआ बेटा? न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए। समझ में आ गया? इस पॉइंट को भी नोट कर लो, अच्छे से नोट करिए सभी लोग, फिर आगे के इन्फॉर्मेशन को हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। समझ में आ गया? नोट करो सब लोग। मतलब तीनों फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी हमने पढ़ लिया ना। आप अपने जो हमारा सिलेबस था उसको भी देखते जाओ। पहला DAT, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, दैट वाज फेल्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एंड नेक्स्ट वाज फंडामेंटल पार्टिकल्स जिनकी हमने डिस्कवरी पढ़ ली। अब हमें डिस्कस करना होगा फंडामेंटल पार्टिकल्स के बाद हमें डिस्कस करना होगा इनसे रिलेटेड जो डेटा है उसके बारे में हमें पढ़ना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 1 बाय 1 हम लोग कवर करेंगे, 1 बाय 1 हम लोग कवर करेंगे। क्या कवर करना है? जैसे मैं बात करूं, देखोगे अगर मैं फंडामेंटल पार्टिकल्स सिंबल, इनके चार्ज, इनके मास की मैं बात करूं, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और इनके स्पेसिफिक चार्ज से रिलेटेड मैं बात करूं तो 1 बाय 1 इन सबको डिस्कस हम लोग करेंगे, सब डिस्कस करेंगे। इसको आप लोग बहुत अच्छे से नोट्स के फॉर्म में लिखोगे। फंडामेंटल पार्टिकल में पहला होगा जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को सिंबॉलिक फॉर्म में आप देखोगे, इसको 1 0 की तरह से लिखते हैं, 1 यूनिट का चार्ज, एंड इसका नेग्लिजिबल मास होता है ना, नेग्लिजिबल मास होने की वजह से इसको 1 0 के फॉर्म में लिखते हैं। चार्ज की बात करें तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और मैं आपसे बताऊं ये बेसिकली SI यूनिट होता है, और -4.8 × 10⁻−10 ESU होता है। अगर हम लोग मास की बात करें, अगर मैं मास की बात करूं तो इसका मास होगा 9.1 × 10⁻31 kg। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और मैं बात करूं तो 9.1 × 10⁻28 ग्राम होगा। ठीक है। अगर मैं स्पेसिफिक चार्ज की बात करूं तो स्पेसिफिक चार्ज की मैं बात करूं तो ये होगा E/m।
ये होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई m होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg और ये होता है 1.76 चार्ज नेगेटिव साइन, ये इसका नेचर है। समझ में आ रहा है। मैग्नीट्यूड तो 1.6 इंटू 10⁻19 ही लेंगे, तो सम टाइम हियर यू कैन राइट नेगेटिव साइन और sometime it will be positive. There is no difference between negative and positive because in case of charge it is the nature of charge. We cannot compare the charge of two different things. Like मैं बात करूँ कि -1 कूलम का चार्ज +1 का कूलम का चार्ज में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसका आंसर होगा दोनों आपस में बराबर होंगे। माइनस साइन और पॉजिटिव और नेगेटिव जो साइंस हैं वो उनके नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। मींस ये 1.76 होगा इंटू 10 की पावर कितना करोगे बेटा 11 कूलम पर केजी, और करके मैं लिख देता हूँ भाई, आप भूलोगे तो भी आप कर सकते हो। आप डेटा लिखो ना, यहाँ पे डेटा है, आप कैलकुलेट करो। या हम स्पेसिफिक चार्ज की और मैं बात करूँ तो ऐसा भी लिख सकते हैं क्या 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। या मैं बात करूं तो स्पेसिफिक चार्ज हम लिख सकते हैं क्या बेटा, इधर देखोगे माइनस, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं -4.8, या पॉजिटिव साइन लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, भी चार्ज का एक नेचर है, इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाई क्या बेटा 9.1 इंटू 10⁻31 kg, मतलब ESU पर kg में इसका यूनिट आएगा। समझ में आ गया कि नहीं? इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे डिस्कस कर दी। इन इन्फॉर्मेशंस का यूज भी है और इनको हम यूज करके बहुत सारे वेरिएशंस को हमें देखना भी है। बोलिए क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, है ना? अब कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन और लिखता हूँ। जैसे मैं कहूँ मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन मैं कहूँ कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इन केजी एंड ग्राम। दो बात मैं करूँ कि मास किस में, केजी और ग्राम में कैलकुलेट करो, तो सिंपली इसका आंसर क्या होगा। आंसर देखोगे, अगर मैं बात करूँ तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं तो ये होगा 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये देखोगे ये लगभग 54.6 इंटू 10 की पावर ये 7-8 kg होगा। अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो आप देखोगे, और मैं अगर इसको ग्राम में देखूं तो 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 9.1 इंटू 10⁻28 होगा। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये होगा 6.023, ऐसे लिख लेते हैं क्या बेटा 54.6 इंटू 10 की पावर माइनस क्या होगा बेटा, ये 8 है ना, देखो तो यहाँ पे क्या बनेगा -5 ग्राम होगा। क्लियर हो गया कि नहीं होगा? इस इन्फॉर्मेशन को नोट करो, राइट द इन्फॉर्मेशन ऑन योर कॉपी। ये बहुत ज़रूरी है कि आप कॉपी में नोट्स बनाते रहो, क्योंकि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, बहुत ही डेप्थ की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप आसानी से कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नोट करिए। ठीक है, नोट किया सबने? चलो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें। चलो बेटा, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारा क्या है, नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है। मैं कहूँ कि दूसरा क्वेश्चन मैंने कहा कैलकुलेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMU, एटॉमिक मास।
यूनिट, है ना। अगर मैं एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में पूछूं तो आपको मालूम होगा कि मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन की मैंने बात करी है। मास ऑफ अगर वन इलेक्ट्रॉन की बात करूं, ये कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है ना। और 1 AMU की मैं बात करूं तो ये होगा 1.67 इंटू 10⁻27 kg। क्लियर हो गया। इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ से क्या होगा, अगर मास हम AMU में पूछें तो इससे डिवाइड कर दें, ये होगा 9.1 इंटू 10⁻31 डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10⁻27, इतना AMU होगा। इसकी वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा AMU में। चलिए कैलकुलेट करके बताइए सभी लोग। इसकी वैल्यू बोलो बेटा। ये पावर तो आप देख रहे होगे ना। आप 9.1 को अगर मैं इसको देखूं तो ये आप सीधे 9.1 डिवाइडेड बाई 1.67 कर लो, और ऊपर अगर पावर जाएगा तो ये 10⁻⁻4 हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये होगा यहाँ पे 5 होगा, और होगा यहाँ पे 0.6 इंटू 10⁻⁻4 AMU। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इतना होगा, ठीक है। कर लिया हम लोगों ने। नोट कर लो कॉपी पे, सभी लोग नोट करो इसको। ठीक है, बोलिए नोट हो गया, आगे बढ़ो। मैं आपसे नेक्स्ट कहूँ कि मैं सेकेंड थर्ड की बात करूं, कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज में बात करूं तो क्या होगा, बोलो भाई। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो चार्ज ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो ये होगा 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ये अप्रॉक्सीमेट 96,500 कूलम होगा। और ये होगा 1 फैरेड भी बोलते हैं इसको, मतलब 1 फैरेड इजकल टू 96,500 कूलम होता है। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन और है कि कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 1 मोल, कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इन ESU। इसको आप करोगे अपने कॉपी में बाई सेल्फ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको आप बाई सेल्फ करोगे। बोलिए, नोट करिए सभी लोग, इसको नोट करिए। ठीक है, सभी लोग इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँ फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो अब हम लोग के पास होगा प्रोटॉन,
इनके सिंबल की मैं बात करूँ तो P11 मतलब 1 यूनिट का चार्ज 1 यूनिट का मास होता है। यहाँ पे चार्ज देखें तो सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, यही रहेगा। दूसरा जो चेंज है वो मास में है। मास में क्या है, यहाँ 1.67 3 × 10⁻⁻27 kg और करके लिखोगे 1.67 3 × 10⁻⁻24 ग्राम। यहाँ पे मैं अगर स्पेसिफिक चार्ज की बात करूँ तो स्पेसिफिक चार्ज होगा ऐसे। स्पेसिफिक चार्ज की मैं बात करूँ प्रोटॉन के लिए तो ये होगा चार्ज अपान मास होगा, और चार्ज हमारा 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई मास 1.67 3 × 10⁻⁻27। यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग आएगा 9.58 × 10⁻7 कूलम पर kg। इसको नोट कर लोगे सभी लोग, नोट करिए सभी लोग कॉपी में, इसको नोट करिए, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। सभी लोग अपने कॉपी में नोट करो, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें तो हम लोगों ने चार्ज बेसिकली निकाल लिया था 1 मोल प्रोटॉन के लिए भी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन क्या होगा इन ग्राम एंड kg, तो बात करें मास ऑफ 1 प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो ये है 1.673 × 10⁻⁻24 ग्राम। सो मास ऑफ 6.023 × 10⁻23 प्रोटॉन्स की अगर मैं बात करूं ये होगा 1.673 × 10⁻⁻24 × 6.023 × 10⁻23। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बेसिकली मास हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको लगभग हम 9.6 × 10 अप्रॉक्सीमेट, आप यहाँ देखोगे ये कितना है 24 है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है 23 है, तो यहाँ से -1 पावर ग्राम में लिख सकते हैं, या आप इसको पूरी वैल्यू लिखोगे तो ये लगभग 10.08 × 10⁻⁻1 या 1 ग्राम के बराबर हो जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अगर मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन इन ग्राम की अगर मैं बात करूं ये होगा, इन kg की मैं बात करूं, सॉरी kg होगा, ये होगा 1.67 × 10⁻⁻27 × 6.023 × 10⁻23। इस बात को भी आप लोग नोट कर लोगे कॉपी में, नोट करिए फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ सभी लोग, स्पीड आपका फास्ट होना चाहिए, ठीक है। बोलिए भाई। अब हम बात करते हैं आगे, अगर चलें ठीक है बेटा, चलो अगर हम आगे बढ़ें तो देखोगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि मास ऑफ प्रोटॉन इन AMU क्या होगा, अगर किसी एक प्रोटॉन के मास को AMU में निकालना तो ये क्या होगा, ये होगा 1.673 × 10⁻⁻24 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 AMU 1.67 × 10⁻⁻24 अप्रॉक्सीमेट 1 AMU होगा। बात समझ आ रही कि नहीं? मतलब मास ऑफ 1 प्रोटॉन आपको 1 AMU भी याद रखना होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया?
बोलिए क्लियर हो गया है ना। अब मैं बात करता हूँ चार्ज ऑफ 1 मोल प्रोटॉन की बात करें तो ये कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 अप्रॉक्सीमेट 96,500 कूलम और करके मैं लिख देता हूँ 1 फैरेड होगा। इस पॉइंट को भी आप लिखोगे कॉपी में, इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लो कॉपी में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलो बेटा। एक नोट्स आप लिख लोगे, एक नोट्स आप लिख लोगे। नोट्स हमारा क्या है, एक नोट्स आप लिख लोगे। नोट्स हमारा क्या है, मैं उसकी बात करूं तो लिखोगे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1837 1/1837 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। क्या होगा आप देखोगे, इसमें एक इन्फॉर्मेशन आपको मैंने जोड़ दिया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1837 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर हो गया? यानी कि हम लिख सकते हैं क्या, हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन अपान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होगा 1837। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो गया? ये इन्फॉर्मेशन भी आप नोट करोगे, इस इन्फॉर्मेशन को भी नोट करिए सभी लोग कॉपी में, ठीक है? बोलिए, नोट कर लिया? फटाफट इन्फॉर्मेशन नोट करो। ठीक है, चलो अब इस नोट्स में नेक्स्ट पॉइंट क्या नोट करना है वो मैं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ उस नोट्स में तो हम लिख सकते हैं, जो कि प्रोटॉन से रिलेटेड है, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन इज कॉल्ड प्रोटॉन। मीन्स H+ को हम प्रोटॉन कहते हैं, और कैनॉल रेज भी इसको कहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए, है ना? ये इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए कि आयोनाइज्ड हाइड्रोजन को भी हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नोट करिए सभी लोग, नोट करो, अच्छे से नोट करो बेटा। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करें तो हमें फंडामेंटल पार्टिकल्स में चेंज करते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं न्यूट्रॉन। अगर इसके सिंबल में जाएं तो इसको बोलते हैं N01 बोलते हैं। इस पे चार्ज 0 होता है, 1 यूनिट का मास हमने एज्यूम किया। चार्ज की जगह पे हम इसमें 0 लिखेंगे, मास की जगह पे एक छोटा सा चेंज करेंगे, ये 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा, है ना? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, स्पेसिफिक अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो ये होता है चार्ज अपान मास, और यहाँ से हमें एक रिजल्ट ये मिलेगा कि 0 अपान मास, जो कि 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए, क्लियर हो गया?
तो हम बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट ऑर्डर। पहला, ऑर्डर ऑफ मास की हमने बात करी, ऑर्डर ऑफ मास की बात करी, मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा, फिर मास ऑफ प्रोटॉन, फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहली बात। फिर ऑर्डर ऑफ, अगर स्पेसिफिक चार्ज की बात करें तो चार्ज अपान मास, मास सबसे कम किसका है भाई, बोलिए भाई। अब देखो पहली बात तो चार्ज ऑफ, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो रहा है, देख लो यहाँ पे 0, तो हम स्पेसिफिक चार्ज किसका, न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा, फिर देखो ना सबसे कम चार्ज किसका, न्यूट्रॉन का। या हम ऑर्डर अगर बना रहे हैं तो इस तरह से बना लेते हैं, सबसे बड़ा किसका होगा, तो चार्ज न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के सेम होते हैं, बट मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो छोटा होता है, तो ये वैल्यू सबसे ज़्यादा किसके लिए होगी, बोलो, इलेक्ट्रॉन के लिए, फिर किसके लिए होगा, प्रोटॉन के लिए होगा, फिर किसके लिए होगा, न्यूट्रॉन के लिए होगा। इस बात को आप समझ लोगे। ये 2 ऑर्डर मैंने लिख दिया है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक चार्ज जिसमें इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा, फिर प्रोटॉन सबसे कम, न्यूट्रॉन का होगा। उसके बाद ऑर्डर ऑफ मास में सबसे हैवियर कौन होगा, न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं बात करूं तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, स्लाइटली न्यूट्रॉन हैवियर होता है किससे, प्रोटॉन से। इस इन्फॉर्मेशन को अपनी कॉपी में नोट करो सभी लोग ध्यान से। चलो बेटा।